नमस्कार, 5 के प्राइम टाइम में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। उत्तर प्रदेश में पहले चरण का मतदान हो गया है और अब 14 फरवरी को दूसरे चरण का मतदान होना है। यूपी में 9 जिलों की 55 सीटों पर चुनाव होना है और वहीं उत्तराखंड में पूरी 70 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में मतदान होगा। दूसरे चरण में कई बड़े नेताओं की साख दांव पर है। ऐसे में यूपी में कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना मैदान में है। सपा के कद्दावर नेता कहे जाने वाले आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान भी चुनावी रण में है। और वहीं उत्तराखंड की बात की जाए तो सीएम पुष्कर सिंह धामी और पूर्व सीएम हरीश रावत भी चुनावी मैदान में है। और वहीं आम आदमी पार्टी भी उत्तराखंड में परिवर्तन का दावा कर रही है और कर्नल अजय कोठियाल चुनावी मैदान में उतरे हैं। अगर बात की जाए यूपी के तो मुस्लिम और दलित आबादी को देखते हुए पहले चरण की तुलना में यह चुनाव सभी पार्टी के लिए अधिक चुनौतीपूर्ण है। आंकड़ों को समझा जाए तो 25 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में है, जबकि 20 सीटों पर दलित मतदाताओं की संख्या करीब 20% से ज्यादा है। और इस लिहाज से इन जिलों में समाजवादी और आरएलडी गठबंधन मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है, जबकि बीजेपी को किसानों की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। बात 2017 की जाए तो 55 में से 38 सीटें बीजेपी और 11 मुस्लिम उम्मीदवार समाजवादी पार्टी से जीते थे। अब ऐसे में साल 2022 की ये लड़ाई कांटे की बताई जा रही है। आखिर विशेषज्ञ दूसरे चरण को किस नजर से आंक रहे हैं, आज इसी पर करेंगे चर्चा। तो दूसरे चरण के तैयारी किस तरह की और इस मतदान को किस तरह से देखा जा रहा है, तमाम बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है, उनसे तारुफ करवाती हूँ। बीजेपी प्रवक्ता दीपक बघेल जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता अभिमन्यु हमारे साथ जुड़े हैं, सपा नेता पुष्पेंद्र यादव, आरएलडी नेता इंद्रजीत सिंह और उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ सुरेंद्र ढाका जुड़े हैं। सबसे पहला रुख हम उत्तराखंड का कर लेते हैं। वहां पर किस तरह की तैयारी है, क्योंकि इस बार के मतदान को लेकर एक बड़ी चुनौती समझी जा रही है। आप सभी का बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। और सुरेंद्र जी, आपके पास आऊंगी। सुरेंद्र जी, जिस तरह से हम उत्तराखंड को देखते हैं तो इस बार एक बड़ी चुनौती मानी जा रही है इस मतदान को लेकर। फिलहाल क्या कुछ इसको लेकर जानकारी मिल पा रही है? देखिए कोमल, 14 तारीख को पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से के साथ उत्तराखंड में चुनाव होना है। जो सीमांत क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, वो जो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का सीमांत क्षेत्र है, उसमें एक फेज में चुनाव रखा जाता है। तो इस बार दूसरे फेज में चुनाव हो रहा है उत्तराखंड में, और इसमें कई नेताओं की साख दांव पर लगी है। और कर्नल कोठियाल है, आम आदमी पार्टी से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित है। हरीश रावत है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और पुष्कर सिंह धामी जो प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। तीनों की साख दांव पर लगी है। और इस चुनाव में कोमल एक बड़ी बात देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरह आपने देखा होगा कल जो वेस्ट यूपी का चुनाव हुआ है, और उसमें जिस तरह किसानों की नाराजगी और जिस तरह तमाम बातें कही जा रही थी, वो साफ खुलकर सामने आई। और मैंने पहले भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी कुछ भी करेगी, लेकिन जब तक पश्चिम उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं हो जाएगा, उसके पहले रैलियां नहीं खुलेंगी। क्या कोरोना आज चला गया है? भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहिए। क्या कोरोना आज नहीं है? कोरोना गायब हो गया है? देश में कोरोना का कोई पेशेंट नहीं आ रहा है? एक सवाल। दूसरा सवाल, जैसे ही कल वोट पड़ रहे थे तभी तमाम रैलियां खोल दी गई हैं। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। हालांकि कांग्रेस के नेता भी पहुंच रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के पास अभी उतना मजबूत संगठन नहीं है। लेकिन जिस तरह कांग्रेस ने एंटी इनकम्बेंसी का, महंगाई को और भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया है, उसे आप साफ देख सकते हैं। उसका असर क्षेत्रों में दिख रहा है। और भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा और तमाम केंद्रीय नेता भारतीय जनता पार्टी के, चाहे रक्षा मंत्री हो, चाहे होम मिनिस्टर हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, सभी लोग पूरी ताकत उत्तराखंड में झोंक दी है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, कहीं ना कहीं एक डर है। उस डर को, एंटी इनकम्बेंसी को साधने की जिम्मेदारी प्रदेश पे तो कहीं किसी नेता में दिखती नहीं है। अब केंद्र के नेताओं के भरोसे उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव लड़ रही है। आज भी पुष्कर सिंह धामी 2 सभाओं को संबोधित करेंगे। अपनी विधानसभा से निकलकर 2 सभाओं को संबोधित कर रहे हैं, जबकि उनके ऊपर पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी थी। लेकिन अपनी अपनी सीटों पर, चाहे हरीश रावत हो, चाहे कर्नल अजय कोठियाल हो, चाहे पुष्कर सिंह धामी हो, तीनों फंसे हैं अपनी अपनी सीटों पर। और उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि इससे बाहर कैसे निकलना है, क्योंकि कल चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन हो जाएगा। ऐसे में आप अंदाजा लगाइए कि ये जो नेता हैं, अपने जो जिन पर जिम्मेदारी थी पार्टी को सत्ता में लाने की, जब वो नेता अपनी सीट से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। दोनों ही बड़ी राजनीतिक पार्टियों की मैं बात कर रहा हूँ। आम आदमी पार्टी ने पहली बार दस्तक दी है, तो कर्नल अजय कोठियाल का इतना बड़ा
उत्तराखंड की राजनीति में वजूद भी नहीं है, लेकिन जब से उन्हें मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किया गया है तो आप अंदाजा लगाइए कि तीनों अपनी अपनी सीट से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, कहीं प्रचार नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या आपको ये लगता है कि ये दोनों मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं? मुख्यमंत्री इनको बनाया जा सकता है, यदि किसी की भी सत्ता आती है, जो अपनी सीट से बाहर निकलकर अपने प्रत्याशियों को, जिन्हें पार्टी ने टिकट दिया है, उनको जिताने के लिए जनता से अपील नहीं कर पा रहे, सिर्फ अपनी बचाने में लगे हैं। तो आप बताइए कि पार्टियां किस तरह से चुनाव लड़ रही हैं? बिल्कुल, इस बार का मतदान एकदम दिलचस्प और अलग तरीके का रहेगा क्योंकि ये चुनौतियां काफी सारी हैं और इस बार प्रतिशत बढ़ाने की चुनौती अलग है। आप बने रहिए हमारे साथ, हम बीजेपी प्रवक्ता दीपक बघेल के पास चलेंगे। दीपक जी, क्या लग रहा है, क्योंकि दूसरे चरण के मतदान को लेकर अगर उत्तर प्रदेश में बात की जाए तो ये चुनौती ज्यादा बढ़ी है। पहले चरण का मतदान देखा गया, लेकिन दूसरे चरण के लिए काफी सारी तैयारियां, क्योंकि सपा और आरएलडी का जो गठबंधन है वो ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है दूसरे चरण के लिए। क्या कुछ कहिएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सुशासन और विकास की नीति जो कि वो प्रथम फेज में भी अच्छे तरीके से लोगों तक पहुंची है और लोगों को तक पहुंचने के कारण आज लोगों को वहां से ज्यादा मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देखने को मिलता है। और वही हम द्वितीय चरण में दोहराने जा रहे हैं। लोगों को ज्यादा से ज्यादा पता है कि किस प्रकार से छिनैती, डकैती और जो यहाँ पे भ्रष्टाचार था उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के दौरान जो लोगों ने देखा था, वो आज पूर्ण रूप से समाप्त होकर आज एक विकास की नई धुरी तय हुई है। जात और जमात की पॉलिटिक्स को लोगों ने बिल्कुल सिरे से नकारा है, चाहे वो 14 का चुनाव हो, चाहे वो 19 का चुनाव हो, चाहे वो 17 का चुनाव हो। तीनों चुनावों में ऐसा किया और भारतीय जनता पार्टी के साथ में लोग बहुत बड़ी संख्या में उसकी विकास की नीति के कारण, हमने जो 43 लाख मकान दिए उनके कारण, हमने जो लोगों को राशन उपलब्ध करवाया उनके कारण, ऐसी कई सारी योजनाएं जो भारतीय जनता पार्टी ने लगातार उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई। उसके अलावा हमने जो बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर में क्षेत्र में जो काम किया उसको लेकर लोग पॉजिटिव हैं और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रहे हैं। दीपक जी, उत्तराखंड के चुनावों को देखें, क्योंकि 14 फरवरी को जब मतदान होगा तो एक वोटिंग के लिए जो प्रतिशत बढ़ाने की चुनौती है, ये एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि पहाड़ में वोटिंग का प्रतिशत बढ़ाना और हर पार्टी के लिए, और इस बार तो आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में, जहां दिल्ली की तर्ज पर विकास करने की लगातार बात कही जा रही है, उत्तराखंड के मतदान को भी लेकर हम आपसे सवाल करेंगे। दीपक जी, मैं सवाल सुन नहीं पाया आपका। जी, मेरा सवाल यही कि उत्तराखंड में वोटिंग को लेकर जिस तरह से चुनौती सामने आ रही, क्योंकि पहाड़ में इस बार का प्रतिशत बढ़ाना काफी बड़ी चुनौती है, और सुरेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से, उन्होंने बताया है कि हर दल के लिए ये बड़ी चुनौती है। आम आदमी पार्टी भी एंट्री कर चुकी है, दिल्ली की तर्ज पर विकास की बात कही जा रही। देखिए, उत्तराखंड के अंदर भौगोलिक परिस्थितियां कुछ थोड़ी सी दुर्भर हैं, परंतु भारतीय जनता पार्टी या इलेक्शन कमीशन के लिए देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है। वहां पे ऐसी कई सारी व्यवस्थाएं खड़ी गई जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वोटिंग के लिए पहुंचा जा सके, या उन लोगों को भी वोटिंग के स्थानों तक लगातार लेकर आया जा सके। ऐसी कोई ना कोई व्यवस्थाएं लगातार वहां पर जारी हैं और जागरूकता अभियान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या भारतीय जनता पार्टी के अन्य कई संघ के संगठन है, ऐसे कई सारे संगठन है, वो भी एक जागरूकता अभियान वहां पर ज्यादा से ज्यादा मतदान के लिए चलाते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि इस बार लोगों में जागरूकता उत्पन्न हुई है और इस बार अच्छा मतदान होने को जा रहा है। चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर भी एक अच्छा मतदान देखने को मिला, 60% से ज्यादा का लगभग मतदान हुआ। ऐसा लेकिन ही पिछली बार से तो 3% घट ही गया पहले चरण का मतदान का प्रतिशत। जी देखिए आज इतनी परिस्थितियों में भी आज लोग मतदान करने आए हैं। थोड़ा सा अभी ठीक है, 1-2% के ऊपर नीचे होता है, परंतु उसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो लगभग मतदान वहीं पर 1-2% को अगर ना देखा जाए तो लगभग वही। दीपक जी, देखा जाए तो हर दल ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और वर्चुअल से लेकर घर घर जाकर अपना प्रचार किया, लेकिन फिर भी जब ये प्रतिशत घटा है, ये ताज्जुब वाली बात है। आप बने रहिए हमारे साथ, कांग्रेस प्रवक्ता अभिमन्यु त्यागी के पास जाएंगे। अभिमन्यु जी, हम इन चुनावों को देख रहे हैं, पहले चरण का मतदान देखा, लोगों में उत्साह दिखा, लेकिन कुछ परसेंटेज गिरा है। दूसरे चरण के मतदान को हम जब देख रहे हैं तो ऐसा कहा जा रहा है कि मतों का बिखराव होगा। वहीं कांग्रेस कह रही है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। वहीं अगर हम उत्तराखंड की भी बात कर ले तो वहां पर भी लगातार यही दावा किया जा रहा है। आपको नहीं लग रहा हर दल अपनी तरफ से यही दावा कर रहा है, लेकिन जो परसेंटेज गिरा है, पिछली बार के चुनावों को लेकर अगर हम बात करें तो बीजेपी को एक बड़ा फायदा हुआ था। हालांकि 2012 के कंपैरिजन में 2017 का प्रतिशत बढ़ा था, लेकिन अब कम हुआ है। क्या लगता है ये जो घटाव हुआ है किसको फायदा होने वाला है? 5% के करीब घटा है। एक तो भाजपा के जो कैडर है उसमें निराशा थी, साथ में जो भाजपा का जो वोटर है
उसके मन में काम धंधा चौपट होने की बहुत निराशा थी और महंगाई के प्रति बहुत निराशा थी, तो वो तो बाहर में निकले इनके विरोध में, क्योंकि इनके पास एंटी इनकम्बेंसी भी थी सरकार की। इनके विरोध में बहुत वोटिंग पड़ी है। फर्स्ट फेज में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की एक भी रैली नहीं हुई है। फर्स्ट फेज में 11 जिले हैं, 58 विधानसभाएं थी, क्योंकि उन्होंने अपनी हार मान ली थी। मानसिक तौर पर ये लोग समझ गए थे कि हम पिछड़ रहे हैं। अब वो सेकंड फेज में बाहर निकल कर आए हैं, क्योंकि हार का क्रेडिट भी कोई ना कोई लेता, तो वो प्रधानमंत्री जी इस हार का क्रेडिट नहीं लेना चाह रहे थे। हम एक बात कहना चाह रहे हैं कि जो जिस तरह से मीडिया के एक समूह ने एक माहौल बनाने की कोशिश की थी कि सारा मुस्लिम सपा पे जाएगा, तो फर्स्ट फेज के बाद वो निकल के आ चुका। आज हिंदुस्तान में पूरे पेज की खबर है कि खूब बम्पर वोटिंग हुई है, सभी को हुई है वोटिंग। अपने संबंधों में भी वोटिंग करी है और दल के हिसाब से भी बसपा को भी वोटिंग करी है, कांग्रेस को भी वोटिंग करी है और समाजवादी को भी वोटिंग करी है। इसके अलावा जहां 2 फेज में जो समाजवादी पार्टी का जो बेस वोटर है यादव, वो कम है। समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय लोकदल के सहारे पे चुनाव लड़ना पड़ रहा है, तो राष्ट्रीय लोकदल का अपना बेस। लेकिन अभिमन्यु जी, देखा जाए तो दूसरा फेज सपा और आरएलडी को लेकर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये गठबंधन यहाँ पर बड़ा दिख रहा है। अभी दिख रहा है, लेकिन उसकी अगर हम बुनियाद पर जाएंगे तो चौधरी चरण सिंह जी ने जिस तरह से असगर और मजगर, अहीर, जाट, गुर्जर, राजपूत और फिर बाद में मुस्लिम, जाट, गुर्जर, राजपूत का जो समीकरण बनाया था, तो गुर्जर और राजपूत तो अब नहीं है इनके पास, सिर्फ जाट और मुस्लिम है। अहीर है, अहीर फर्स्ट और सेकंड फेज में नहीं है इधर, और जाट में भी चौधरी जैन सिंह जी के लिए। ठीक, सुरेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे, बोलिए। ठीक है, लौटूंगी आपके पास। सुरेंद्र जी बोलिए। भाजपा को वोट कर रहा है। मैं एक बात कह रहा हूँ, जो इस समय एंटी इनकम्बेंसी है। ठीक, मैं लौट रही हूँ आपके पास। सुरेंद्र जी बोलिए। कोमल, मेरा एक सवाल इनसे है, कांग्रेस। देखिए कोमल, मेरा एक सवाल है कांग्रेस के प्रवक्ता से कि आप ये बताइए, क्या इन्होंने विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव दोनों की स्थिति अलग होती है। और पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश की अगर बात करेंगे तो जाट मुस्लिम जो गठबंधन है वो डैमेज कर रहा है दोनों राजनीतिक बड़े दलों को, दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को डैमेज कर रहा है। आप देखिए कल अब जो 14 तारीख को चुनाव होना है, उसमें बिजनौर और सहारनपुर की अगर बात करेंगे तो जो बिजनौर है उसमें जाट बहुत कई सीटें हैं। तो उसमें सपा और जो गठबंधन है सपा लोकदल, तो जाहिर सी बात है वो डैमेज कर रहा है। और ये एक बात समझ नहीं आ रही है, सपा अगर खाली कुछ सीटों की गिनवा सकता हूं, अगर आप बात करेंगे बिजनौर सदर सीट की, तो बिजनौर सदर सीट पे 14 तारीख को चुनाव होना है। उस सदर सीट पर 1 लाख मुस्लिम है और 70,000 जाट मतदाता है। आप ये बताइए कि कौन सा गणित है जो इन दोनों को क्रॉस कर जाएगा। और हमेशा कांग्रेस की कौन सी कितनी संख्या है? आप पूरे बिजनौर लोकसभा की संख्या बता रहे हैं। आप 1 लाख बता दे कहीं पे जाट को, कहीं पे 1 लाख पंडित को बता दे। आपके पास क्या जातिगत जनगणना है? अभिमन्यु जी, सर्वे भी कुछ कहता है, सर्वे भी कुछ कहता है। आप बात सुनिए, आप पूरी बात सुनिए। विधानसभा में चुनाव चला है, लोकसभा की गारंटी की बात नहीं की है मैंने विधानसभा वाइज आंकड़ों की बात की है। आप ये आंकड़े उठाइए और आंकड़े उठाकर देखिए, क्योंकि आपको कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कहीं दिखती नहीं है। चुनाव के समय आई है और चुनाव के समय अब सब आंकड़े दिखने लगे हैं। आप कह रहे हैं बम्पर वोट कहाँ हो रही? अरे आप निकल कर देखिए, लंबा वक्त हो गया है बिना देखे, और इस बार दावा किया जा रहा है जीत का। चलिए मैं लौटूंगी, सुरेंद्र जी आप भी बने रहिए। अभिमन्यु जी आपके पास लौटूंगी, इंद्रजीत जी के पास जाएंगे, आरएलडी नेता है हमारे साथ जुड़े हुए। इंद्रजीत जी, अगर हम आरएलडी की तरफ से बात कर रहे हैं, सपा को लेकर बात कर रहे हैं, हर दल की बात करें, तो सपा और रालोद का गठबंधन दूसरे चरण के लिए ये कहा जा रहा है कि वोट ज्यादा जा सकते हैं, लेकिन मतों का बिखराव जरूर देखा जाएगा। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? और हमारे अन्य प्रवक्ताओं को भी सुनी लिया होगा आपने। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सबका अपना अपना एनालिसिस है। हर आदमी को अपना आदमी जिता है, अपनी पार्टी जीती हुई दिखाई देती है, और जिताना आदमी को आशावादी रहना भी चाहिए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी किसी एक जाति विशेष की बात नहीं कर रही है। हम लोग किसान बिरादरी की बात कर रहे हैं, ठीक है। और किसानी 36 बिरादरी करती है। आप मुझे बताइए, आप भी देहात क्षेत्र को देखते होंगे, कौन सी ऐसी जाति, कौन सी ऐसा धर्म है जो किसानी नहीं करती है? मैं एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ आपको बात बताता हूँ। मान लो मेरे 2 या 3 ब्रदर हैं, मेरे यहाँ सुख का या दुख का कोई फंक्शन है,
मेरे भाई मेरे बाजू बन के आने वाले आदमियों को रिसीव करने के लिए जब खड़े दिखाई देंगे तो बाजार में एक मैसेज आता है कि ये परिवार संगठित है, यार इसमें भाइयों में आपस में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। देखो जब भी कोई बात होती है सुख दुख में साथ खड़े रहते हैं। तो मेरे साथ मेरे भाइयों को खड़े होने से बाकी बिरादरी जो मेरे साथ अटैच होना चाहती है, जो मेरी फॉलोवर को बनना चाहती है, जो मेरे साथ जुड़ना चाहती है, वो मेरे परिवार को संगठित देख के जुड़ जाएगी। कहीं भ्रमित रहा युवा हमारा भटक गया था और पिछली सरकारों को 2 या 3 दफा मौका दिया, पर पिछली सरकार ने उन सारे मौकों पर फेल नजर आई। उन्होंने केवल औजार की तरह, एक टूल की तरह, एक मौके की तरह जाट समाज को यूज करा और जाट समाज उसको समझ चुका है। हम सभी समाज की बात कर रहे हैं। मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बताया है कि सभी जाट जैसे मांस और खून का रिश्ता समर्थन में है। इंद्रजीत जी, सभी जाट समर्थन में है। मैंने आपसे क्या कहा कि जब मेरा भाई मेरे सुख दुख में साथ खड़ा होगा तो आपको भी जब आ रहे होगा तो देखेगा कि यार ये बड़ा संगठित परिवार है। मैंने आपसे कहा घर में लड़ाई भी होती है, झगड़ा भी होती है और मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती है। हमारा समाज, जाट समाज किसी तरीके से बहकावे में इनके आ गया। इन्होंने हमारे को जैसे अब देख रहे हैं ना, अब गन्ना जिन्ना 80-20 इस तरीके की बातें हमेशा बीजेपी सरकार में आते जो चुनाव आते हैं ये करती हैं, वो भटकाव हो जाता है। लेकिन आज हमारा अपना समाज तो हमारे साथ खड़ा ही खड़ा है। बाकी 36 बिरादरी जो पूरी किसानी करती हैं एकजुट हो गए। जिस तरीके से किसानों के साथ अत्याचार हुआ और 700 किसान मारे गए और एक परिवार में भी किसी कार्यकर्ता से लेकर बड़े नेता तक लेकिन किसी इन ने किसानों 7 का मिनट मत भी का तो समय बटा नहीं हुआ है। निकाला क्या लग रहा है कि आपको? किसी सारे ही किसान आ गए परिवार में आरएलडी सपा के साथ। जाके दुख बांट ले। लौटूंगी आपके पास, सपा नेता पुष्पेंद्र यादव जी के पास जाना चाहूंगी। क्या कह रहे हैं? पुष्पेंद्र जी, हम आंकड़ों को अगर देखें, 2017 का आंकड़ा अगर देख लिया जाए तो विधानसभा चुनावों में जिस तरह से दूसरे चरण 55 सीटों में से 38 बीजेपी के पास है और 15 सीटें सपा के पास, इस बार इस गठबंधन को लेकर कुछ अलग ही तस्वीरें सामने आ रही है। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि मतों का बिखराव होगा जिसका एक बड़ा फायदा बीजेपी को भी मिल सकता है। तो सपा और बीजेपी के एक जो टक्कर देखी जा रही है वो शुरू से देखी जा रही है। बाकी अन्य दलों की तो हम बात कर ही रहे, लेकिन अगर आरएलडी और सपा के गठबंधन को लेकर जब हम बात करते हैं तो मतों का बिखराव भी हो सकता है और ये गठबंधन कुछ अलग भी कर सकता है। फिलहाल 2017 के आंकड़ों को देखते हुए क्या ये सीटें बढ़ेंगी इस बार? देखिए मैम, जैसे बात करी आपने अभी 2017 की, 2017 में जो वोट पड़ा वो झूठ को पड़ा। 2017 में जो लोगों को गुमराह किया गया, जो सपने पूरे ना होने वाले सपने दिखाए गए, वोट उसको पड़ा। तो 2017 में जो वोट पड़ा वो बेरोजगार को भगाने के जो वादा किया गया उस पर पड़ा गया, जो झूठा वादा था। 17 में जो वोट पड़ा वो उन सब जुमलों का निचोड़ था कि हम एकदम हवाई जहाज बन जाएंगे और सबको खुशहाल कर देंगे, कोई गरीब नहीं रहेगा, हवाई चप्पल वाला भी जहाज में बैठेगा। इन्होंने तो जहाज में बैठते हैं उनको भी हवाई चप्पल में ले आएंगे। दूसरी बात रही, आपने कहा 38 में से 15 सीट हमारे पास थी। 15 सीटें हमारे पास तब थी जब इन्होंने पूरा एडी तक का जोर लगा लिया था झूठ बोलने में, जुमलेबाजी में। इस बार जो लोग हैं वो समझदार हैं और सेकंड चरण में किसान बहुत हैं और किसानों का जितना उत्पीड़न इस सरकार में हुआ है शायद किसी सरकार में नहीं हुआ और शायद किसी सरकार में हो भी नहीं सकता। तो उसको देखते हुए, बेरोजगारी को देखते हुए और जो हिंदू मुस्लिम पर बांट कर जो राज किया है उसको लोगों ने समझा है। कौन सा ऐसा वादा है, अगर आप इनका मैनिफेस्टो उठाएंगे बीजेपी का 17 वाला, तो अगर आप उसमें छटनी करना शुरुआत कर देंगे तो शायद आपको नजर आएगा कि जो जुमलेबाजी में और सपनों को हकीकत में करने के लिए कितना फर्क है इनके में। और इन्होंने 100 में से, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, 50 में से 70% तक इन्होंने उस मैनिफेस्टो में कुछ भी पूरा नहीं करा है। और जो 30% का जो रेशो है ना, उसमें से भी आधा रेशो वो है जो हमारे कामों को इन्होंने उसमें जोड़ लिया है। जैसे कि ये 18 वाला एटीट्यूड देखा होगा आपने, इसका हम लोग बना चुके थे, उद्घाटन कर चुके थे, उसका दोबारा उद्घाटन हुआ। लखनऊ मेट्रो का उद्घाटन हुआ। उस 30% में भी ऐसे काम हैं जो हम लोगों ने करके चले गए थे, तो उनको इन्होंने दोबारा अपने उसमें अपने रिपोर्ट कार्ड में उन्होंने दर्ज किया है। तो रिपोर्ट कार्ड जो उन्होंने बनाया है वो जनता समझती है। दूसरी बात यह है कि हम बिल्कुल पक्के तौर से बता रहे हैं आपको, सरकार बढ़ने जा रही है सेकंड फेज में भी। उसके बाद भी आप देखेंगे जो लहर यहाँ से पश्चिम में उठी है वो लहर सपा और आरएलडी गठबंधन की पूरे प्रदेश में चलेगी। और डेफिनेटली
डेफिनेटली सपा की सरकार बनेगी और गठबंधन की सरकार बनेगी और आने वाले टाइम में बेरोजगार जो इन्होंने किए हैं उसको रोजगार देने का काम हम लोग करेंगे। हमारा मैनिफेस्टो आपने देखा, हमने सारी बातें वही करी जो हम पहले जिस तरह से हमने उनको पूरा किया उसी को एक कह सकते हैं कि पार्ट 2 करके हमने पुष्पेंद्र जी, आपने कहा पहले पूरा किया, अगर पहले पूरा किया होता तो शायद दोबारा भी आप ही की सरकार बन जाती। देखिए मैडम, मैंने स्टार्टिंग से कहा कि जुमलेबाजी देखो एक बार हो सकता है, किसी को बहकाया जा सकता है, एक बार दो बार बहकाया जा सकता है, लेकिन बार बार किसी को बहकाया नहीं जा सकता। क्या वो जो 1 साल किसान बैठे वो किसी ने देखे नहीं क्या? आप बताइए, क्या शिक्षकों की भर्ती में घोटाला किसी ने देखा नहीं क्या? 10,000 पुलिस कर्मचारियों की जो भर्ती हुई थी, इन सरकार ने आते के साथ ही इसको रद्द कर दिया सिर्फ इसलिए कि इसमें जात पात दिखाकर। अरे उसको आप दिखाते ना, उसको प्रूफ तो करते। आज 5 साल हो गए आप उस भर्ती का फाइनल नहीं कर पाए। आप 5 साल हो गए ना, तो उसमें आप ये भी नहीं बता पाए कि उसमें आरोपी कौन है। आप लोगों ने जितने आज तक वादे करे, आपने कहा रिवर फ्रंट बनाया अखिलेश जी ने और हमने उस पर फंसा दिया है और अब देखिए ये होगा वो होगा। आज 5 साल हो गए अखिलेश जी के पास, इनका एक भी प्रूफ ऐसा नहीं दे पाए कि हाँ हमारी सरकार ने गलत काम किया। हम कह रहे हैं, आप लोग कहते हैं कि हमने परिवारवाद किया, आप लोग कहते हो कि इन्होंने अपने परिवार के लिए पैसे इकट्ठा किया। आप साबित क्यों नहीं कर पाए? आज 5 साल हो गए आपको ये कहते कहते। देखिए, परिवारवाद की बात अगर साबित करने की बात आती है तो ये तो जनता जानती है, जनता भी उस चीज को लेकर आगे बढ़ेगी। मैंने जो इनके वर्ड थे वो वर्ड अपने मुंह से बोले, जो कि इनकी सरकार आने के बाद उन्होंने बोले थे कि ये पार्टी ने इतना गमन किया, एक परिवार को बढ़ाया और आगरा वाला लखनऊ वाला एक्सप्रेस पे उस पर इतना बड़ा घोटाला हुआ, कई 100 करोड़ का घोटाला बता दिया उन्होंने, जिसमें उन्होंने कहा हमने एसआई बैठा दिए, जांच बैठा दिए, लेकिन आज तक वो जांच पूरी नहीं हो पाई। उसमें जांच में बीच में। चलिए, इन सभी सवालों के जवाब लेंगे। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता है दीपक जी, उनके पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं सुरेंद्र जी के पास जाना चाहूंगी। सुरेंद्र जी, अगर हम उत्तराखंड के चुनावों को लेकर बात करें, क्योंकि 14 फरवरी को जिस तरह से मतदान है, जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके कि प्रतिशत बढ़ाना पहाड़ पर वोटिंग का एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि पिछली बार 65.60 यानी कि कुल मिलाकर 66% कहा जा सकता है मतदान हुआ था। ऐसा कहा जा रहा है कि हर दल अब कोशिश कर रहा है, अब तो आम आदमी पार्टी भी मैदान में है, और जो कि दिल्ली के तर्ज पर विकास की मुफ्त का जो नारा दिया जा रहा है और बेहतरी का जो नारा दिया जा रहा है, इस तरह से जब आम आदमी पार्टी भी अब मैदान में है तो एक बड़ी चुनौती भी है बीजेपी के सामने, क्योंकि बीजेपी कह रही है हम सत्ता में वापसी करेंगे और कांग्रेस कह रही है कि हमारी सरकार बनने जा रही है। लेकिन जो बड़ा सवाल है वो ये है कि पहाड़ों पर प्रतिशत आखिर कैसे बढ़ेगा। जी बिल्कुल, देखिए कोमल, आप समझना होगा, अभी जो चुनाव है वो फर्स्ट फेज, सेकंड फेज में उत्तराखंड में रखे गए हैं और चुनाव आयोग को ये समझना चाहिए था कि जो ठंड है इस समय वो पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी लगातार हुई है, इतनी भयंकर ठंड है कि आप पहाड़ में रहना मुश्किल है, और ऐसे में आपने चुनाव रख दिए। जो पोलिंग पार्टियां हैं, दूरस्थ गांव हैं जिनमें 50 आदमी, किसी में 35 आदमी, और उनके आने के लिए सड़कें नहीं है, अभी रास्ते नहीं है इस तरह के कि वो आके वोट भी डाल जाए। बुजुर्ग लोग हैं तो कैसे वोट डाल जाएंगे? तो मत प्रतिशत बनाना बहुत बड़ी एक समस्या है उत्तराखंड के लिहाज से। जो पहाड़ी इलाके हैं उनकी बात करूं तो पहाड़ी इलाकों में हमेशा मत प्रतिशत कम रहा है और इस बार भी ऐसा ही होगा, क्योंकि अभी दो दिन पहले बारिश होती रही है और बर्फबारी हुई है। ऐसे में ठंड में अगर गांव तक जाकर, हर गांव में जाकर पोलिंग बूथ लगाया जाएगा तभी ये संभव हो पाएगा। दूसरी बड़ी बात कोमल, अभी ये सपा के प्रवक्ता जो कह रहे थे कि किसानों की समस्या है, हम आरएलडी के साथ आए हैं, हमने ये किया है, इनसे पूछने की जरूरत है कोमल हम लोगों को कि क्या 3 महीने पहले तक जब दिल्ली में किसान गर्मी, बरसात और ठंड से जूझ रहे थे, तब समाजवादी के मुखिया कहाँ थे? लखीमपुर की खीरी कांड होता है और प्रियंका गांधी लखनऊ से चलकर। ठीक, सुरेंद्र जी लौटूंगे आपके पास। ठीक, लौटूंगे आपके पास। ये सवाल बरकरार रहेगा, इसका जवाब लेंगे। दीपक जी, आपने सपा नेता को सुना होगा और अन्य प्रवक्ताओं को भी सुना होगा, लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि जो दावे किए जा रहे हैं, जो तैयारी की जा रही है, क्योंकि अब दूसरे फेज में मतदान तो होगा, लेकिन गठबंधन यानी कि सपा और आरएलडी जो है आगे बढ़ते हुए ज्यादा नजर आ रहे हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि मतों का बड़ा बिखराव देखा जाएगा, यानी कि ये जो वोट है इधर के उधर जरूर जाएंगे। कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उनकी तैयारी पूरी है, उनके लिए वोट ज्यादा पड़ेंगे, लेकिन जो फैक्ट है वो ये है कि दूसरा चरण वाकई में चुनौतीपूर्ण है, मतों का बिखराव होगा और सपा और आरएलडी का ये गठबंधन भारी पड़ेगा। क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि सपा नेता पुष्पेंद्र यादव का भी यही कहना, जो वादे दावे किए वो खोखले नजर आ रहे हैं। देखिए प्रियंका जी, भारतीय जनता पार्टी ने जितना किसानों के लिए किया कि वो किसी अन्य पार्टी ने नहीं किया। अगर कर्ज माफी की बात हो, जिस समय पर उत्तर प्रदेश के अंदर किसान आत्महत्या कर रहे थे, उस समय पर भारतीय जनता पार्टी ने 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपया माफ किया। उसके बाद एक भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी थी जिसने
2007 और 8 का जो गन्ने का भुगतान था समाजवादी पार्टी का, आज राष्ट्रीय लोकदल उनके साथ जाके गठबंधन करता है जो किसानों के शुरू से खिलाफ रहे हैं। उन लोगों का जाकर उन लोगों के साथ में इन्होंने गठबंधन किया, पर भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा 1,55,000 करोड़ रुपए का भारतीय जनता पार्टी ने भुगतान किया। वहीं पे अगर किसान सम्मान निधि की बात आए तो भी वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। अगर रिकॉर्ड खरीद की बात आ जाए तो हमने एमएसपी पे सबसे ज्यादा रिकॉर्ड खरीद की, जहां समाजवादी पार्टी 220 मेट्रिक टन नहीं खरीद पाई, हमने वहीं पर 476 मेट्रिक टन एमएसपी पे खरीदारी की। तो ये सारी चीजें हमने किसानों के लिए किया, और किसानों के लिए बीज, बीमा, बचत, बाजार, चारों चीजों पर चलिए, जब किसानों की बात आ रही है तो इंद्रजीत जी के पास जाना चाहूंगी, आपके पास लौट रही हूँ। इंद्रजीत, किसानों को लेकर बीजेपी का एक बड़ा दावा, हालांकि इस बीच जो आंदोलन हुआ था उसको लेकर कहा गया कि किसानों की नाराजगी खत्म हो रही है, लेकिन वहीं सपा और रालोद की गठबंधन को लेकर कहा जाए तो यही कहा जा रहा है कि पूरा किसान पक्ष, पूरा जाट वोट अब सपा आरएलडी के साथ ही है। इंद्रजीत नहीं, हमारे पास पूरी 36 बिरादरी का वोट है। हाँ। हमारे पास केवल एक बिरादरी का वोट नहीं है। हम किसान बिरादरी की बात करते हैं, और किसानी जो है वो 36 बिरादरी करती है। तो जाट समाज तो हमारे साथ एक परिवार के रूप में खड़ा ही है। वो एक परिवार का हिस्सा, जैसे मांस और नखून को अलग नहीं किया जा सकता, वो हमारा पार्ट है ही है। लेकिन हमारे साथ पूरी 36 बिरादरियां साथ हैं जो किसानी करती हैं। हम किसान की बात करते हैं हमेशा, और किसान बिरादरी हमारे पूरी तरीके से, हर तरीके से साथ है, और अब के हमारी सरकार बनने जा रही है। चलिए इंद्रजीत जी, हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। सुरेंद्र जी, हम चुनावों को देख रहे हैं, पहला चरण जो है मतदान हो चुका है यूपी में, और अब 14 फरवरी को जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही, हर दल तो यही कह रहा है, लेकिन सपा और आरएलडी के गठबंधन को लेकर अगर हम बात करें तो बसपा को लेकर भी एक बार बात कर लेते हैं, क्योंकि अस्तित्व को लेकर लगातार यही कहा जा रहा है कि बसपा का अस्तित्व खो सा गया है। देखिए कोमल, बसपा का अस्तित्व नहीं खोना कह सकते हैं, बसपा का एक तरह से सरेंडर कह सकते हैं। बसपा ने एक तरह से सरेंडर कर दिया है। आप देखेंगे ना, सोशल मीडिया पर एक्टिव है, ना किसी सोशल प्लेटफॉर्म पे वो एक्टिव है, ना जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बसपा की बहन मायावती जी, वो भी निकल कर बाहर नहीं आई हैं। अब हालांकि कल से कुछ उनके जो बयान आने जरूर शुरू हुए हैं, ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्होंने पार्टी को भगवान भरोसे छोड़ दिया। उत्तराखंड की अगर बात करेंगे तो उत्तराखंड में एक बार दोबारा बहुजन समाज पार्टी एक इतिहास लिखने जा रही है। दोनों राष्ट्रीय पार्टियां ये मान रही हैं कि उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद में 2 से 3 सीटें बहुजन समाज पार्टी की आ सकती है। बहुजन समाज पार्टी का जो प्रदेश का गठबंधन है उत्तराखंड का, वो दम से अपने चुनाव लड़ रहा है। हालांकि जो बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो अभी नजर नहीं आई है उत्तराखंड में, ना उन्होंने, देखिए एक चीज समझनी होगी बहुजन समाज पार्टी को, 17 से 18% वोट दलित है उत्तराखंड में, पहाड़ी इलाकों की बात करें या मैदानी क्षेत्रों की बात करें। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी को अपनी दस्तक देनी चाहिए थी, पहाड़ी इलाकों में अपने पार्टी का विस्तार करना चाहिए था, वो नहीं कर पाई। वो हरिद्वार से बाहर निकलने की हिम्मत अभी तक नहीं जुटा पाई है। यही वजह है कि एक बार फिर बहुजन समाज पार्टी 2 से 3 सीटें ला सकती है। ये सारे आंकड़े कह रहे हैं उत्तराखंड के, और जो मैं इन पर नहीं जाऊंगा, जो आपके पास जो ट्रेंड चल रहा है, जो सर्वे आ रहे हैं, उन पर नहीं जाऊंगा। लेकिन जो आप उत्तराखंड की दोनों बड़ी राजनीतिक पार्टियां ये खुद ही मानकर चल रही हैं, तो आप लगा सकते हैं बसपा ने एक बार उत्तराखंड में दोबारा दस्तक देने की तैयारी की है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरह सरेंडर किया है, वो समझ नहीं आता कि क्या वजह है। चाहे वो हम जिला पंचायत चुनाव को लेकर कह लें बात, या फिर अब के चुनावों को लेकर, क्योंकि जो तैयारी है वो पहले से ही देखी जाती है। जी बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी की तैयारी वो जानती थी। भारतीय जनता पार्टी का इतना विजन क्लियर है कि वो जानते थे कि उन्हें पहला चुनाव सोशल मीडिया से लड़ना पड़ेगा, तो उनकी पहले से तैयारी, वर्चुअल रैलीज की तैयारी थी, तमाम तरह की तैयारी थी। बाकी जो पूरा सभी राजनीतिक दल थे वो इससे पिछड़ रहे थे। लेकिन आप देखिए जो पहले फेज में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता दबी जुबान ही कह रहे हैं, बंद कमरों में बैठकर कह रहे हैं कि हमें बड़ा नुकसान हुआ है फर्स्ट फेज में। अब दूसरे फेज में, अब आपने अखिलेश यादव की बात की थी थोड़ी देर पहले, मैं वही कह रहा हूँ कि किसान आंदोलन में अखिलेश यादव कहीं नजर नहीं आए। हालांकि जयंत चौधरी के पिता और स्वर्गीय अजीत सिंह और जयंत चौधरी लगातार इनमें दिखते रहे, तो सपा ने एक जयंत के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने का जरूर काम किया है। और ये बंदूक कितना कारगर साबित होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा जब वोट खुलेंगे। लेकिन जिस तरह सपा लोकदल का एक टेम्पो बना है, यदि ये पूर्वांचल तक इसी तरह ये बना जाता है, ये वेव जो बनाई है वेस्ट यूपी ने, यदि ये बनी रहती है तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत नुकसान होगा। क्योंकि एक तरह
पिछली बार जो चुनाव हुआ था आप देखेंगे एक तरफा वोटिंग हो रही थी। हाँ। और अब भारतीय जनता पार्टी के नेता गांव में नहीं जा पा रहे हैं, क्षेत्रों में नहीं जा पा रहे हैं, ये अपनी सभाएं नहीं कर पा रहे हैं, कई गांव में लगातार विरोध का सामना करना पड़ रहा है। तो आप भारतीय जनता पार्टी जिस तरह पहले बार शहरों में दिखती थी, हाँ। 13 साल तक शहरों की पार्टी रही, फिर जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए उसके बाद गांव में विस्तार हुआ। जिस तरह किसान आंदोलन ने फिर एक वो जमीन खिसका दी है भारतीय जनता पार्टी की। तो भारतीय जनता पार्टी हम अगर 2012-17 और आपके चुनावों की बात करें, में गलती कर गया। हाँ, तो परसेंटेज को देखा जाए तो 2012 के बाद परसेंटेज यूपी में बढ़ा था 2017 में, और अब 3% कम हुआ है, जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि किसी एक पार्टी को तो इसका फायदा होगा। 2012 के बाद जब ये प्रतिशत बढ़ा था तो उसका बड़ा फायदा बीजेपी को हुआ था। इस बार आंकड़ा क्या कह रहा है, क्या लगता है यूपी में क्या हो सकता है ये घटाव का? देखिए, लोगों की नाराजगी है रोजगार को लेकर, और जिस तरह बेरोजगारी रही है, युवा खाली घूम रहे हैं, युवा को रोजगार नहीं मिला है, और किसान नाराज था। किसानों ने तो खुलकर वोटिंग की। आप देखिए देहात क्षेत्रों में ज्यादा वोटिंग हुई है, शहर का अगर आंकड़ा देखेंगे तो शहरी क्षेत्रों में कम वोटिंग हुई है। साहिबाबाद की बात करें तो पहले फेज में सबसे कम वोटिंग साहिबाबाद में हुई है। वो अगर सबसे ज्यादा वोटिंग की बात करेंगे तो जहां से योगी जी ने और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह उन्होंने अपना कैंपेन शुरू किया है, उसी कैराना में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। तो इसका आकलन क्या करना है और किसे फायदा होगा किसे नुकसान होगा, अब ये जल्दबाजी होगी कहना। लेकिन गठबंधन बहुत तेजी से उभर कर आया। जिस तरह से लोकदल हाशिए पर चली गई थी, सपा कहीं दिख नहीं रही थी, तो दोनों का एक टेम्पो बन गया है। हाँ। और वो टेम्पो कितना जाएगा, कितना वोट में कन्वर्ट हुआ है, कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कांग्रेस की स्थिति को लेकर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 32 साल का एक लंबा वक्त है, और वहीं उत्तराखंड में हम बात करें तो कांग्रेस की तरफ से यही कहा जा रहा है कि बीजेपी में जो फेरबदल, जो मुख्यमंत्री के चेहरे बदले गए, सबसे बड़ी तो चुनौती वही, और दूसरी बार ये कामों को लेकर जो विकास कार्य किए गए उनको लेकर कांग्रेस का लगातार दावा यही है कि इस बार सत्ता पलट तो होगा ही जरूर। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों की ही स्थिति को लेकर बात करूंगी आपसे। मैं कोमल वही कह रहा हूं कि जो कांग्रेस है 32 सालों से सत्ता में नहीं है। कांग्रेस का जो संगठन है वो पूरी तरह नेस्तो नाबूद हो चुका है, खत्म हो चुका है। हाँ। संगठन नाम की चीज उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास नहीं है। लेकिन उसके उलट उत्तराखंड की अगर बात करेंगे तो उत्तराखंड में 5 साल तू 5 साल मैं वाला सीन चल रहा है। तो आप देखेंगे एक बार कांग्रेस आती है, एक बार भारतीय जनता पार्टी आती है। अभी 3 मुख्यमंत्री बदलना भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा डैमेज कर रहा है। और जिस तरह कांग्रेस ने बेरोजगारी को मुद्दा बनाया है, पलायन को मुद्दा बनाया है, और जिस तरह 3 मुख्यमंत्रियों का 3 तिगाड़ा कान बिगाड़ा वाला जो नारा कांग्रेस ने दे दिया है, तो वो कहीं ना कहीं डैमेज कर रहा है। दूसरी बड़ी बात है, जो बीजेपी का कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं मायूस दिख रहा है, और वो घर से वोट करने नहीं निकल रहा है। वेस्ट यूपी की अगर बात करेंगे देखेंगे, क्योंकि जिस तरह की उम्मीद उन्होंने अपनी सरकारों से की थी, शायद वो उतना काम नहीं हो पाया। जिस तरह वेस्ट यूपी में भी कहा गया था, गन्ने पूरे उत्तर प्रदेश में कहा गया था, देश भर में कहा गया था, किसानों को 1% पे ऋण देंगे, वो नहीं हुआ। दूसरी बड़ी बात कही गई थी, किसानों का 14 दिन में पेमेंट करेंगे, नहीं तो उनको ब्याज देंगे। 2-2 साल का पेमेंट नहीं हुआ है कोमल, तो लोगों में उस बात को लेकर भी नाराजगी है। उत्तर प्रदेश की एक स्थिति थी। उत्तराखंड की स्थिति यह है कि अभी जिस तरह 3 मुख्यमंत्री बदले गए हैं, तमाम तरह के आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगे हैं, क्योंकि जिस तरह चारधाम को लेकर पार्टी को रोल बैक कर वापस यू टर्न लेना पड़ा है। चारधाम जो एक्ट बनाया था, देवस्थानम बोर्ड जो बनाया था, उसे कैंसिल करना पड़ा है। तो कहीं ना कहीं दबाव है। और जिस तरह बेरोजगार और पलायन का जो मुद्दा है और भू कानून का जो मुद्दा है, उसको लेकर तमाम तरह की बातें कही गई थी। नई इंडस्ट्री लाने का वादा था, 5 साल में इन्वेस्टर समिट की गई, लेकिन इंडस्ट्री नहीं आई है। उल्टे पिछले 10 सालों का अगर रिकॉर्ड उठाएंगे, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या चाहे भारतीय जनता पार्टी, 400 इंडस्ट्रियों का पलायन करना कितना बड़ा बेरोजगारी पैदा करता होगा उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में बेरोजगारी का जो आंकड़ा है देश में, उत्तराखंड उसमें नंबर 1 है। तो जाहिर सी बात है 5 सालों का जो एंटी इनकम्बेंसी है, उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को साफ साफ होता दिख रहा है। युवा मुख्यमंत्री हैं, धामी कितना बचा पाएंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। कांग्रेस प्रवक्ता अभिमन्यु त्यागी के पास जाना चाहूंगी। अभिमन्यु जी, तो हम उत्तराखंड की जब बात करते हैं तो बहुत बड़ी चुनौती तो इस वक्त ये है कि ठंड पड़ रही है, और पहाड़ों में ये प्रतिशत कैसे बढ़ेगा, वोटिंग के प्रतिशत को लेकर एक बड़ी चुनौती सामने आ रही है। क्योंकि इस बार हम अगर इस वोटिंग को देखें तो ठंड, बर्फबारी एक भारी समस्या मतदाताओं के सामने है, और फिर कांग्रेस के सामने चुनाव जो चुनौती है वो भी बड़ी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी अब इस रेस में है, और लगातार दिल्ली की तर्ज पर विकास करने की बात कही जा रही है। मुफ्त के नारे लगातार दिए जा रहे हैं। फिलहाल हम उत्तराखंड में तैयारी को लेकर और जिस तरह से 14 फरवरी को मतदान है, क्या रुझान आ सकते हैं, क्या अंदाजा कह रहा है आपका?
कि वहाँ तो कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है, ये स्पष्ट हो चुका है। कैसे? जहाँ तक आम आदमी पार्टी की बात है तो उनका अपना काम है, वो चुनाव लड़ने आए हैं, वो चुनाव लड़े। लेकिन हम कांग्रेस पार्टी की बात करें, वहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। भाजपा तो हर 6 महीने अपने मुख्यमंत्री बदलती जा रही थी वहाँ पर, अपने नेताओं पर इनको भरोसा नहीं रहा है और इन्होंने बहुत बड़े बड़े नेताओं के टिकट भी काट दिए थे वहाँ। तो पहले ही ये अपनी हार मान चुके हैं भाजपा के नेता वहाँ पर। वहाँ कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ रिकॉर्ड तोड़ मतों के साथ जीतने वाली है। किन मुद्दों पर, किस तरह से, इसको जरा एक्सप्लेन करें। जी, किन मुद्दों पर, किस तरह से, क्या रणनीति है जो बीजेपी को ना चूज करके, आम आदमी पार्टी को ना चूज करके सिर्फ कांग्रेस पर ठप्पा लगाए जनता? देखिए, एक तो पहाड़ का विकास किया है अलग से। एक इंडस्ट्रियल एरिया के लिए कांग्रेस पार्टी की वो नीति रही है कि टैक्स छूट का नाम मिला है। वहाँ कोई इंडस्ट्री लगी है या कोई एमएसएमई उद्योग लगा है, चाहे छोटा है चाहे मंझोला उद्योग है, तो 10 साल तक की छूट का रिकॉर्ड मिला, वो दूसरे राज्यों में बाद में जाए हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने वह रोजगार का काम भी किया है, पर्यटन को भी बढ़ावा दिया है, बाहर के लिए भी अलग से योजना लेकर आई है। तो बीजेपी नहीं कर पाई ये सब? जी, बीजेपी नहीं कर पाई ये सब? कहाँ कर पाई है? ये तो जुमलेबाजी कर पाई है, नफरत फैला पाई है ये तो। चलिए, और यूपी में 32 साल का जो लंबा इंतजार क्या खत्म हो पाएगा? उत्तर प्रदेश में बेशक खत्म होने वाला है, या तो कांग्रेस की सरकार कैसे, आखिर कैसे? बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के चुनाव तो लड़ रहे हैं, लेकिन आखिर कैसे? क्योंकि जनता तो ये कह रही है, ऐसा लग रहा है बारात बिन दूल्हे के आगे बढ़ती जा रही है। कहाँ पर? यूपी में? बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि हम 2017 का चुनाव लगभग 100 सीटों पर लड़े, हमारी 6.25% वोट शेयर था। 400 पे लड़ते तो 24% से ऊपर वोट था। 2012 में हमारा वोट शेयर 12% था, भाजपा का 15% था, हमें 27 सीटें आई। वोट शेयर के अलावा हम लोग अपना रणनीति के साथ धर्म और जाति से अलग चुनाव लड़ रहे हैं। जहाँ तक मुख्यमंत्री के पद की बात है, हमारा चेहरा हमेशा बाद में तय होता है। चलिए, ठीक है, आप बने रहिए। दीपक जी, कांग्रेस का दावा कि उत्तराखंड में तो सरकार बनने जा ही रही है और 32 साल बाद यूपी में भी कांग्रेस की ही सरकार बनने जा रही है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी की गई है। और पहाड़ के विकास को लेकर बात की जाए, चाहे पहाड़ों में पर्यटन की बात की जाए, तो वो कांग्रेस ने किया है, बीजेपी ने कुछ नहीं किया, ऐसा अभिमन्यु त्यागी जी कह रहे हैं। देखिए कोमल जी, कांग्रेस है तो वादे हैं, वादों का के ये ऐसे बातें करते रहते हैं। इनका विशेष दृष्टिकोण उन्हीं राज्यों में होता है जहां पर इनकी सरकार नहीं होती है। और अगर इनसे एक बात पूछ लिया जाए कि जहां पर आपकी सरकार है वहां पर आपने क्या विकास कार्य किए, तो रोजगार के नाम पे ये फेल हो जाते हैं। यहाँ पर अगर वहां पर कर्ज माफी की बात आए तो राहुल गांधी आज तक 1 से लेकर 10 तक गिनती नहीं सीख पाते हैं और उनका कर्ज माफ नहीं हो पाता है। कहीं पे बेरोजगारी भत्ता नहीं दे पाते हैं, कहीं पे किसानों के ऊपर लाठियां चलाते हैं। परंतु जहां पर चुनाव होता, चाहे उत्तर प्रदेश हो, वहां के अंदर ये हर किसी की चिंता करेंगे। वहां बाकी कहीं पे भी, चाहे राजस्थान के अंदर हो, वहां महिलाओं की चिंता नहीं आएगी। गोवा के अंदर 2 सीट देंगे 28 में से और बोलेंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर हम महिलाओं को 50% तक लेकर जाएंगे। तो ऐसी स्थिति कांग्रेस पार्टी की आज पूरे देश के अंदर बनी है। ये पार्टी केवल और केवल ये एजेंडा के तहत उत्तर प्रदेश के अंदर आई है और वो एजेंडा सबको दिखता है और प्रदेश की जनता समझती है कि कांग्रेस पार्टी का क्या एजेंडा है। इसीलिए इसको कांग्रेस पार्टी। अभिमन्यु जी, वन बाय वन आपके पास आऊंगी, तब आप अपनी बात रखिएगा, एक एक करके अपनी बात रखिए प्लीज। इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को 32 सालों तक बाहर रखा और वो 32 में 5 और जोड़ने वाले हैं। ये 37 साल तक लगभग बाहर ही रहने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी का आज कोई भी वजूद नहीं रहा। ये क्या, कौन सी कैलकुलेशन दे रहे हैं? अगर हमारे पहले 6% वोट आए थे, अगर हम 400 पे लड़ाते थे तो 24 हो जाते। अरे 400 पे लड़ाने के लिए आपके पास कैंडिडेट होने चाहिए, आपके पास संगठन होना चाहिए। आपको नहीं लगता दीपक जी, किसानों की नाराजगी लगातार जो है सामने आ रही, किसानों की नाराजगी कही जाए या किसी अन्य जाति की नाराजगी को लेकर कहा जाए, क्योंकि ये जो प्रतिशत घटा है, ऐसा भी कहा जा रहा है कि इसका खामियाजा हो सकता है बीजेपी को भुगतना पड़े, क्योंकि लगातार ये जो 1 साल आंदोलन चला है किसानों का, अभी भी नाराजगी है और जिसका फायदा सपा और आरएलडी को होता नजर आ रहा है सेकंड फेज में। देखिए कोमल जी, अंदर की एक बात को आप कोई नहीं समझ पा रहा। भारतीय जनता पार्टी ने जो लोक कल्याणकारी योजना है वो बहुत बड़े पैमाने पर चलाई, उससे बहुत ज्यादा लोगों को लाभ हुआ। चाहे वो रोजगार की योजना हो, चाहे किसी को वहां पर राशन मिला हो, चाहे किसी को आवास मिला हो, चाहे किसी को श्रमिक भत्ता मिला हो, चाहे महिलाओं को पेंशन मिली हो। ये बहुत बड़ा वर्ग है जो आज तैयार हुआ है, लोग उसके बीच में देख रहे हैं। ये आज तक जात और जमात की पॉलिटिक्स में खोए हुए हैं, जिसको कि 14, 17, 19 तक लगातार जनता ने उत्तर प्रदेश की ने नकार दिया।
दीपक जी, जात और अगर जमात हम की दूसरे पॉलिटिक्स फेज की नहीं होगी। वोटिंग की बात कर रहे हैं तो मुस्लिम वोट बहुत ज्यादा है, चाहे हम किसी भी जिले की बात कर ले, क्योंकि पिछली बार के चुनावों की बात करें मोदी लहर देखी गई जिसका बड़ा फायदा हुआ, और अब इस बार हम देखें वो लहर का ज्यादा फायदा होता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि दूसरे चरण में ये कहा जा रहा है कि मतदाताओं में बिखराव होगा, मतों का बिखराव होगा, और जो मुस्लिम वोट है इस गठबंधन को जा सकता है, जिसमें सपा और आरएलडी की बड़ी तैयारी दिख रही है। इसको लेकर क्या कहिएगा? देखिए, मतदाताओं का तो बिखराव होने वाला है। हाँ। आज मुस्लिम वोटों का बिखराव होगा, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, गठबंधन की पार्टी हो जिन्होंने मुसलमानों को टिकट दिया, चाहे वो बहुजन समाजवादी पार्टी हो, तो इन दोनों के बीच में जो बिखराव होगा उसका जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलेगा। जो भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना एक लाभकारी वर्ग खड़ा किया है, हाँ। जिन लोगों को एक बात बताइए, जिन लोग इतने लंबे समय से ऐसे 1,38,00,000 घर थे जिनके अंदर जिन लोगों को लाइट नहीं पहुंची, आज उसके घर में लाइट आ रही है। हाँ। तो वो जानता है कि शाम को 6 बजे के बाद में किसको वोट देना है। तो ये भी तो सारी सपा चीजें का उनके कहना लिए- कि संयंत्र तो सपा की तरफ से लगाए गए, कार्य को सिर्फ आगे बढ़ाया गया, हमारा काम किया हुआ, नाम अपना, टैग अपना लगा दिया बीजेपी ने, काम सपा ने किया है। कोमल जी, पहले के राजनेता यही तो करते आए थे, अभिमन्यु पहले जी की आ रही हूं। पार्टियां यही तो करते पहले की पार्टियां यही तो लगातार करती आई थी। ये क्या करते थे, जहां पे भी कोई भी काम हो, काम को फैला देते थे, बिखरा देते थे और शिलान्यास कर देते थे। लोगों को खुश करना, चलो एक शिलान्यास यहाँ पे भी कर दो, आज यहाँ पर सभा हुई, एक शिलान्यास यहाँ पे भी कर दो, पर काम को रिकॉर्ड समय में पूरा करने वाला कोई नहीं था। एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसमें देखिए बाढ़ सागर परियोजना थी, लंबित पड़ी थी, तुरंत करके दिया। अर्जुन सहायक परियोजना थी, लंबी पड़ी थी, उसे तुरंत करके दिया। कुशीनगर का एयरपोर्ट दिया। आज ये जहां पर 18 किलोमीटर 100 डायल को 112 कर दिया, वहाँ हम 90 100 डायल को 112 कर दिया, विधवा पेंशन आपने रोक दी, समाजवादी आवास योजना आपने रोक दी, जितने भी किसानों को हम लोग किसी के लिए बिल मुफ्त करते थे, ट्यूबवेलों का वो आपने बढ़ा दिया, उसको भी तो बता दीजिए। जो आपने शिक्षक भर्ती कैंसिल करी उसको बता दीजिए, जो आपने पुलिस की भर्ती कैंसिल करी उसको बता दीजिए। वो किसी से छुपा नहीं है। आप बताइए, छुपाई तो नहीं है, अब आपको जनता बताइए क्या नहीं छुपा। क्या आप लोगों ने 100 को 112 नहीं करा? मैं पूछ रहा हूँ, क्या आपने 100 को 112 करा कि नहीं करा? मुझे आप जवाब दीजिए, मेरा जवाब आप दीजिए, क्या आपने 100 डायल को 112 करा या नहीं करा? पुष्पेंद्र जी का भी सवाल सुन लीजिए, पुष्पेंद्र जी का भी सवाल, क्या आपने 100 डायल को 112 करा या नहीं करा? अरे हमने 112 किया, क्यों करा? क्या 100 डायल क्या 112 से सुविधा? अरे भाई, कम से कम 112 करने से अच्छा ये था कि उसकी सुविधाओं को बेस्ट करते। आप लोगों ने ये नौबत कर दी कि पुलिस वाले उसमें दारू पी के नाच रहे हैं, ये उसको दुरुस्त करते ना आप लोग। नाम बदलने के अलावा कुछ काम नहीं करा। नाम बदलते रहोगे, नाम बदलते रहोगे, नाम बदलते होगा। हमारे साथ आपके जनता आपको बदल देगी, आप नाम बदलते रहना। पुष्पेंद्र जी आऊंगी आपके पास, आपको वक्त दूंगी। अभिमन्यु जी कुछ कहना चाह रहे, कहिए। देखिए, जो 2 फेज में लगभग 113 के करीब सीट बैठती हैं, इसमें 30 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार रहे हैं, हाँ। उनको पब्लिक ने खदेड़ा है। हाँ। ऐसा पहली बार हुआ है कि उनको खदेड़ा गया हो। हाँ। इसके अलावा जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो बड़े मुद्दे हैं, उन मुद्दों में गन्ना किसान का पेमेंट है। मैं खुद गन्ना किसान हूँ, हम लोगों का 2-3 साल से गन्ने का बकाया नहीं मिला है। सिंभावली शुगर मिल जनपद हापुड़ में मेरा बोर्ड है। गन्ना किसानों का सरकार पर शुगर मिल पर 14,000 करोड़ का बकाया। इन लोगों ने चुनावी मैनिफेस्टो में वादा किया था 17 में कि 14 दिन में गन्ने का बकाया देंगे। हाँ। इनके गन्ना मंत्री सुरेश सिंह राणा मांग करते थे, सुरेंद्र जी आ रही हैं, उनकी बात पूरी होते 400 रुपए क्विंटल गन्ने का हाँ। दाम होना चाहिए। आज वो गन्ने का दाम 350-100 रुपए कम है। इसके अलावा आवारा पशुओं से किसान परेशान नहीं है, उनकी फसल चौपट हो गई है। हर ब्लॉक में 8 से 10,000 आवारा पशु है, सरकार के पास उसका कोई इंतजाम नहीं है। महंगा खाद, महंगा यूरिया, ज्यादा लागत इस सरकार में हुई है। इसके अलावा 3 साल से फौज की भर्ती नहीं हुई। यहाँ देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हर गाँव में हर भर्ती में बच्चे जरूर निकलते हैं, पास होते हैं। हर गांव में, हर मोहल्ले में बच्चे फौज में या पुलिस में। और कोरोना लॉकडाउन में उनकी उम्र बढ़ गई है। उसके अलावा जब भी भर्तियां नहीं निकली, 3-4 साल से वेट कर रहे हैं। लौट रही हूँ आपके पास। सुरेंद्र जी क्या कुछ कह रहे हैं? सुरेंद्र जी ये सभी प्रवक्ता बैठे हैं, हाँ। सभी पार्टियों के प्रवक्ता हैं। इनसे एक सवाल है, अभी जो सर्वे आ रहे हैं, जो सर्वे शुरू कहाँ से हुए थे और कहाँ तक वो पहुंच गए हैं, क्या ये उन सर्वों से सहमत है? और उन सर्वों में डैमेज किसे हो रहा है, कौन क्या कर रहा है? इनसे पर ये सवाल जरूर बनता है कोमल। चलिए एक एक करके जवाब ले ही लेते हैं। दीपक जी, सुरेंद्र जी का सवाल सुन लिया होगा जी, बोलिए।
जी सुरेश जी का सवाल मैंने सुना। 2019 के अंदर एक गठबंधन हुआ था, बस बहुजन समाजवादी पार्टी का और समाजवादी पार्टी का, उसको बहुत बड़ा सोशल इंजीनियरिंग बोला गया और इतनी बड़ी बातें करी गई कि अब ये आ गया, इसके बाद भाजपा के सभी किले ध्वस्त हो जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हो जाएगी और उनको एक भी सीट नहीं आने वाली और सारा कुछ उन्होंने गठबंधन का बना दिया। पर उसका क्या हुआ अंतो गंतव्य, भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा सीट लेकर आई और गठबंधन पीछे रह गया। तो ये सर्वे है, ये आकलन होता है, कुछ एक सैंपल साइज होता है और सैंपल साइज में जिस प्रकार के लोग आते हैं, मैं भी रिसर्च का स्टूडेंट हूँ, मैंने ये सारी चीजें की हैं, तो ये जो सैंपल साइज है उसके ऊपर निर्भर करता है कि उस सैंपल साइज में किस प्रकार के लोग आ रहे हैं, तो उससे सर्वे डिसाइड होता है। आप उसको पूर्ण रूप से मानक के रूप में या उसको स्थापित नहीं कर सकते कि ये सर्वे सत्य है। देखिए रिजल्ट है वो तो आगामी 10 मार्च को ही सबको मालूम पड़ेगा, परंतु जो हमने आकलन किया है, जो हमारे कार्यकर्ता जो बूथ स्तर पर लगातार काम करते हैं, वो एक एक वोट डलवाने का काम करते हैं, वोट निकालने का काम करते हैं, वहां तक योजनाओं को ले जाने का काम करते हैं। जब उनसे एक आकलन आता है तो हर किसी पार्टी के पास अपना एक फीडबैक होता है और भारतीय जनता पार्टी को जानकारी में है और हमारी जानकारी में हम तो बहुत अच्छी तरह से लीड ले रहे हैं। हम तो प्रथम फेज में भी लीड लिए, तो हरदल ही कह रहा है कि बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। चलिए पुष्पेंद्र जी। देखिए मैम ऐसा है, इस बार जो वोटिंग हुआ है ना, पहली बात तो मैं अभी आपने पूछा कि जो ये सर्वे आ रहे हैं, सर्वे जो होते हैं वो आपने अधिकतर देखा होगा बहुत कम होते हैं कि जो फेल हो, मतलब वो ऊपर नीचे तो हो जाते हैं लेकिन टोटल फेल हो ये कभी नहीं हुआ, वो बहुत बहुत कम रेयर केस में होता है। तो जो आंकड़े हैं जो गठबंधन सपा को आगे दिखा रहे हैं आरएलडी को, तो उसमें कोई दो राय नहीं। दूसरी बात मैं एक बात कहूँ, इस बार लोगों ने वोट किया है सच्चाई को और झूठ को, इस बार लोगों ने वोट किया है काम को और जो यूपी में चीरहरण हुआ है उसको। इस बार लोगों ने वोट किया है जो नौकरी छीनने वाले हैं और नौकरी देने वालों में। इस बार लोगों ने वोट किया है किसानों को मारने वाले में और किसानों को जीवित रखने वालों में। इस बार लोगों ने वोट किया है। आप सुन लीजिए, मैंने आपकी बारी में नहीं बोला, सुनिए। दीपक जी ठीक है, वन बाय वन दीपक जी वन बाय वन सुनने की क्षमता रखिए, सुनने की क्षमता रखिए। प्रकार से झूठ बोल रहे हैं उस पर ठीक, वो झूठ बोल रहे हैं, उसका सच आप बोलिएगा, मैं आपको वक्त दूंगी। सुनने की क्षमता ठीक है पुष्पेंद्र जी बोलिए। इस बार जो वोट हुआ है गुंडागर्दी को खत्म करने के लोगों में और गुंडागर्दी को स्थापित करने के लोगों में। आप लोगों ने पुलिस वालों को गुंडा बना दिया, ये पब्लिक ने देखा। उनको खत्म करने के लिए ऐसा कभी जीवन में नहीं हुआ कि पुलिस का एनकाउंटर हुआ, ऐसा कभी जीवन में नहीं हुआ कि पुलिस वालों ने होटल में घुस के व्यापारी को मार दिया। सर्वे को लेकर बात कर रहे हैं पुष्पेंद्र जी, सर्वे को लेकर बात कर रहे हैं। मैम सर्वे को लेकर मैं बताया ना, सर्वे जो आ रहा है वो देखो एग्जिट तो कभी होता नहीं है बिल्कुल, कभी बिल्कुल पक्का हो, लेकिन सर्वे जो दिखा रहा है वो ऊपर नीचे होकर गठबंधन को आगे दिखा रहा है। हर टीवी का अलग अलग सर्वे है, हमारा भी अपना सर्वे है, हमारी पार्टी का जो सर्वे है जो हमने अपनी तरफ से अपने कार्यकर्ताओं की तरफ से कराया है, उस सर्वे में सरकार समाजवादी गठबंधन की बन रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बिल्कुल फाइनल है। चलिए अभिमन्यु जी बोलिए सर्वे को लेकर। सर्वे तो हमारे फेवर में भी है, सत्ता की चाबी हमारे पास रहेगी, नहीं तो सरकार हमारी बनेगी। हमारे पास भी अपना सर्वे किया हुआ है। चलिए ठीक, दीपक जी क्या कह रहे थे आप? पुष्पेंद्र जी की तरफ से लगातार कई सवाल खड़े कर दिए गए हैं। देखिए इनके यहाँ पर जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो 5 भर्ती बोर्ड के आयोगों को अगर किसी ने निरस्त करने का काम किया था वो हाई कोर्ट ने किया था। अनिल यादव वाला केस कोई नहीं भूल सकता, जिसमें 86 एलजेओ से लगभग 56 यादव थे। तो इस प्रकार का जो समाजवादी पार्टी का एक जाति के प्रति, एक धर्म के प्रति जो विशेष झुकाव रहा है, आज वो जनता उस चीज को भूली नहीं है। इन्होंने कैराना में किस प्रकार से दिवाली पे और रमजान पे बिजली की बात आप लोग करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात आप लोग करते हैं। अरे हिंदू नहीं, वो तो फिर हिंदू मुस्लिम की बात करने वाले आप लोग हो, रमजान और दिवाली पे बिजली देने वाले आप लोग बताते हो कम और ज्यादा। अरे भाई कम से कम क्या बोल रहे हो उसको समझो तो सही भाई मेरे। ये तो देखो सच्चाई आपको जनता बता देगी। देखिए आपसे ज्यादा गंदी राजनीति शायद कोई और करता होगा। आप लोग सिर्फ जुमलेबाजी की राजनीति करते हैं और आप लोगों ने आज तक कोई भी ऐसा काम नहीं है जो कहा वो पूरा कर दिया। आप मुझे काम करिए ना, अपने 2017 के मैनिफेस्टो को देखिए और उसमें से मुझे गिनवाइए कौन कौन से काम आपने कर दिए हैं। मैं आपसे दावा कर रहा हूं, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं कि आप अपना मैनिफेस्टो उठाओ 2017 का और उसमें ये गिनो और हमें भी गिनवाओ कि कितने काम आपने पूरे कर दिए।
आप, मैं कह रहा हूँ, देखिए बार बार बोले तो फायदा नहीं है। मैंने आपसे सवाल किया है कि आप 2017 का मैनिफेस्टो उठाएं, मुझे 5 काम ये गिना दें कि जिसका आपने शिलान्यास किया हो, आपने उद्घाटन किया हो। बोलिए तभी समझ में आएगा। ठीक है दीपक जी, आप आऊंगी मैं आपके पास। सुरेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगी। सुरेंद्र जी, हर दल को सुन लिया और हर दल अपनी जीत का दावा कर रहा है। दीपक जी मेरी सुन लीजिए। सुरेंद्र जी, लगातार हर दल यही कह रहा है उनकी जीत होगी और फिलहाल सपा और अगर बीजेपी को देखा जाए लगातार आरोप प्रत्यारोप का ये सिलसिला यूं ही चलता ही रहेगा, चाहे भले रिजल्ट्स भी आ जाए और ये सिलसिला कभी नहीं थमने वाला। ये तो आज सच साबित हो गया है। लेकिन हम प्रतिशत को लेकर जब बात करते हैं, क्योंकि सेकंड फेज के मतदान अब यूपी में होने, उत्तराखंड में एक ही चरण में मतदान होने, उसको लेकर हर दल काफी ज्यादा श्योर है। लेकिन अगर एक आंकड़ा हम देखने की बात करें या फिर प्रतिक्रियाओं को लेकर कुछ अनुमान लगाने की बात करें, क्या कुछ रहेगा? देखिए, चुनाव आयोग ने तमाम तरह की तैयारियां की, तमाम तरह के जागरूकता अभियान चलाए, लेकिन उसका असर पब्लिक पर नहीं दिखा है, क्योंकि जो जागरूकता अभियान है दूसरा वो कहीं दिख नहीं रहा है। हालांकि चुनाव आयोग जरूर दावा कर रहा है कि हमने इतना प्रचार किया है, हमने, सरकार लगातार अपील कर रही है वोट डालें, सभी बड़े नेता कह रहे हैं कि घर से निकलकर वोट डालें, लेकिन क्या सब नेता वोट डाल पा रहे हैं? एक चीज। दूसरी बड़ी बात यह है कि एक उदासी है। कोरोना के 2 साल कैसे कटे हैं, कैसे जिन्होंने अपनों को खोया है, क्या वो दर्द भूल सकता है वो व्यक्ति जिसने अपने को खोया है? दूसरी बड़ी बात, जिस तरह रोजगार गए हैं, एक लोगों के मन में एक उदासी है और लोगों को अब इस राजनीति में कोई ज्यादा इंटरेस्ट रह नहीं गया है। बिल्कुल। अब लोग ये चाह रहे हैं कि कैसे अपनी आजीविका चलाएं। सबसे बड़ी जिम्मेदारी लोगों की आजीविका चलाने की है और वो ये चाहते हैं अपने परिवार को 2 रोटियां कुल मिलाकर जो विकास करेगा उसके पास जनता का ये आशीर्वाद जाएगा। चलिए, मतलब नहीं रह गया है। और बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो दूसरे चरण के लिए मतदान होना है उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में एक ही चरण में मतदान होना है 70 विधानसभा सीटों पर। लेकिन जो हर दल कह रहा है कि हमारी जीत होगी, क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि ये जनता तो किसी एक ही दल को अपना आशीर्वाद देने वाली है और सेकंड फेज में जो चुनौतियां हैं कितना पार पाएंगे ये दल, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल इसी के साथ हमारी इस खास चर्चा में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।